नमस्कार। आज हम एक बेहद खूबसूरत टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरह से हमारा ब्रेन हमारे विचारों को ब्रेन तक पहुंचने से पहले उसको परिवर्तित करता है। आज हम उसके गेम को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा विचार हमारी मनोदशा को हमारे माइंड लेवल पर जाकर उसके पूरे स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है और वही विचार अपने प्रभाव से बीमारियों को पैदा करता है। उसके आने के माध्यम अनेकों हो सकते हैं जिनके बारे में हम विस्तृत बातें करेंगे। और अब हम शुरू करते हैं कि बाहर की दुनिया में हम विचारों को कैसे लेते हैं और उनके क्या कोई साइंटिफिक रेफरेंसेस हैं। ये बात भी आप ज़रूर जानना चाहेंगे। ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम फ्रेंड्स दो दिमागों या दो माइंड के साथ जीते हैं। एक माइंड है हमारा कॉन्शियस माइंड जो कि हमेशा लॉजिक या एनालिसिस की बात करता है। नहीं तो वह कह देगा कि ये रियल नहीं है या ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं मुझे रेफरेंसेस चाहिए, नहीं मुझे साइंटिफिक फैक्ट्स चाहिए, क्योंकि उसको भी हमने ट्रेंड किया हुआ है। और जब उसको उसका समाधान मिल जाता है तो वो रास्ता भी बना देता है आपके लिए। उस विचार को, आपके बिलीफ को सबकॉन्शियस जो कि आपका दूसरा माइंड है उस तक जाने के लिए आपका कॉन्शियस माइंड बेसिकली एक वॉच डॉग की तरह है जो आपकी एंट्री तब तक नहीं होने देता है उस मकान में जिसमें वो बैठा होता है बाहर, जब तक वो यह न जान ले कि आप उसे जानते हैं या वो तुम्हें जानता है या उसका मालिक तुम्हें जानता है। कई बार हमारा बिलीव हम बनाने की कोशिश करते हैं पर वो हमारे कॉन्शियस माइंड के दरवाजे से आगे नहीं जाता और उसके लिए कॉन्शियस माइंड कहता है नाउ हाउ कैन इट बी पॉसिबल, इज देयर एनी साइंटिफिक प्रूफ। जबकि हम चाइल्डहुड में ऐसा नहीं करते। शायद बचपन में हम इसीलिए ज़्यादा हंसते हैं, खेलते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है और हमारे पास मिरेकल्स भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय हम दीवार खड़ी नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हमारा चिंतन यानी कि हमारा लॉजिक बढ़ने लगता है और वो लॉजिक का नुकसान ये होता है कि हमें सपोर्ट करने के बजाय वो हमारे ही माइंड को पूरी तरह से कई बार दीवार के परे रखता है। और दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस है जहाँ पर इतनी बड़ी पावर है जो एक पार्ट है इस यूनिवर्सल एनर्जी का, उसी को रिप्रेजेंट करता है। उसे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है मिलती पॉजिटिव और फिर वो अपनी तरह से नेगेटिव चीज़ों को हमारी लाइफ में ले आता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली एक बाग की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे पौधे नहीं बोएंगे तो उसमें झाड़ झंकाड़, बीड्स, खरपतवार ये अपने आप उगाएंगे। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिवली ट्रेंड करते रहें। इस सेशन का भी और मेडिटेशन का यही एम है कि आपका सबकॉन्शियस उस तरह से ट्रेंड हो जाए कि वो आपके लिए उन मिरेकल्स को पैदा करे। यहाँ पर अब आपका कुछ जानने का मन कर रहा होगा, इसमें आपको उसका जवाब मिल रहा होगा और इस चीज़ को साइंटिफिकली बताया जाएगा कि क्यों ज़रूरी है ये मेडिटेशन आपके लिए, जिसको कि आप करना, आपको इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा समझ लेना चाहिए। अब हम साइंटिफिकली समझते हैं कि इसकी साइंस को, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, ये मॉडर्न साइंस है हमारे ब्रेन की। और हमारे ब्रेन को और माइंड को समझने के लिए उसके साथ हम न्यूरोप्लास्टिसिटी
को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और किस तरह से दुनिया के जो बेहतरीन टॉप क्लास प्रॉस्पेरिटी या फिर परफॉर्मर या फिर मनी या लंबी उम्र को कैसे लोग जी रहे हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रयोग करके, वो साइंस क्या है उसको आपको समझना चाहिए। और आपने भी न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड को कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा और साथ ही साथ आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किस तरह से ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे जीवन में कैसे हेल्प करती है यूनिवर्सल सबस्टेंस तक पहुंचने के लिए। और ये रेफरेंसेस आज के नहीं हैं। अगर आप लॉ ऑफ सक्सेस को जानेंगे तो वहाँ पर भी आप यही पाएंगे और आपको जो भी चीज़ यहाँ से मिलती है उसको बिलीफ को मजबूत रखते हुए आप लें। और इस बात को इस तरह से समझिए कि आपका इस समय यहाँ पर होना यह दर्शाता है कि यू आर हियर फॉर ए मिरेकल। और इस वक्त भी आपके पास एक चमत्कार है कि इस खूबसूरत से वर्ड को एंजॉय करने के लिए अपनी सभी सेंसेस को एक्टिवेट करने का आपको मौका मिलेगा। सबको यह मौका नहीं मिलता क्योंकि सबका थॉट वहाँ पर नहीं जाता। आप इस सेशन को इसलिए अटेंड कर रहे हैं या देख रहे हैं कि आपके अंदर ही कुछ इस तरह की कॉल थी जिसको कि आपने इसको सर्च किया और आपके अंदर कोई थॉट था जिसे एक अलाइनमेंट चाहिए था, जिसे एक जगह चाहिए थी कि कहीं मुझे इस थॉट को पूरा करने का मौका मिले। इसलिए इस जर्नी को आपको कंटिन्यू करना है। इसलिए करना है कि ये भी मिरेकल और प्रॉस्पेरिटी के रूल में लिखा है। तो पहला पार्ट होगा आज साइंस का, दूसरा होगा कि वो क्या स्टेप्स हैं जिनके द्वारा आप मिरेकल्स को इनवाइट करने के लिए अपने माइंड को ट्रेंड करते रहेंगे। जिस तरह से आप अपने बच्चे को कि वो बड़ा होता है तो उसे ट्रेंड करते हैं, चलना सिखाते हैं, उसको वो स्कूल जाना सिखाते हैं, वहाँ पर वो मना करता है, फिर भी आप उसे ट्रेंड करते हैं धीरे धीरे, फिर वो पढ़ने लगता है, फिर बाकी आदतों के लिए आप धीरे धीरे आप अपने ट्रेंड करते हैं। इसी तरह से आप अपने पेट को ट्रेंड करते हैं। फिर इसी तरह से आप भी अपनी बड़े होकर भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को ट्रेंड करते हैं। ड्राइविंग के लिए अपने आप को ट्रेंड करते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और फिर आपके न्यूरॉन्स ट्रेंड हो जाते हैं। और जब आपको ये मालूम है कि आपको ट्रेनिंग लेनी ही है तो आप दुनिया का सबसे बड़ा अगर कंप्यूटर आपके पास है तो उसको ट्रेंड करना होगा। जिस तरह से आप अपने बच्चे को कि वो बड़ा होता है तो उसे ट्रेंड करते हैं, चलना सिखाते हैं, उसको वो स्कूल जाना सिखाते हैं, वहाँ पर वो मना करता है, फिर उसे ट्रेंड करते हैं धीरे धीरे, फिर वो पढ़ने लगता है, फिर बाकी आदतों के लिए आप धीरे धीरे आप ट्रेंड करते हैं। इसी तरह से आप अपने पेट को ट्रेंड करते हैं। फिर इसी तरह से आप भी अपनी बड़े होकर भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को ट्रेंड करते हैं। ड्राइविंग के लिए अपने आप को ट्रेंड करते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और फिर आपके न्यूरॉन्स ट्रेंड हो जाते हैं। जब आपको ये मालूम है कि आपको ट्रेनिंग लेनी ही होगी तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर कंप्यूटर आपके पास है तो उसको ट्रेंड करना होगा आपके अनुसार। और अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो ये जिम्मेदारी आप ही की है। अब एक्शन के बारे में भी जिक्र होगा। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को आप
न्यूरोप्लास्टिसिटी में ही जान लेंगे। जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं वो जितनी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, कितनी वो ज़रूरी हैं और कितने फ़ायदे आपको इसके अलावा भी मिलेंगे। आप एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स बनेंगे, कामनेस आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे खुद के साथ। जब आप इन आर्ट को अप्लाई करते रहेंगे या इनकी लर्निंग लेते रहेंगे, पहले हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जैसा कि नाम से पता चलता है कि पहला न्यूरो का मतलब है हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, मेनली जो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है प्लास्टिक, का मतलब है वो प्लास्टिक जिसको आप यूज़ करते हैं। प्लास्टिक यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके पास जो ब्रेन है उसकी नेचर प्लास्टिक की तरह है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्रेन बार बार अपनी शेप और स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए बना है। जबकि कोई थॉट आपको आता है, आप इस बात को ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी नाउ सिंसियरली। जब भी कोई थॉट आपको आता है उस समय इमीडिएटली आपका ब्रेन अपनी शेप को बदलता है। वो थॉट जो भी है, कुछ भी है, इवन वो थॉट आपके इंटरनल भी हो सकता है और वो बाहर से भी हो सकता है। किसी घटना को देखकर ले रहे हैं, मान लेते हैं आपको एक थॉट आया, थॉट ने इमीडिएटली आपके ब्रेन को बदलना शुरू कर दिया और पहला बदलाव होता है आपके ब्रेन में, उसे हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि आपके ब्रेन में जो केमिकल हैं वो एकदम से बदलने लगते हैं और जो आपके ब्रेन है उसकी शेप या स्ट्रक्चर था उसमें एक बदलाव आता है। इस थॉट को आपने अगर दोबारा रीइंफोर्स नहीं किया, इसको दोबारा कंसंट्रेशन में नहीं डाला और ये थॉट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, तो ये केमिकल चेंज आया था आपके ब्रेन के अंदर। वो समाप्त होकर ब्रेन फिर अपनी नॉर्मल साइज में आ जाता है। जैसे आप एक रबर की बाल को थोड़ी देर के लिए आप दबाते हैं और छोड़ते ही वो अपनी पुरानी शेप में आ जाती है। इसे हम न्यूरोप्लास्टिक चेंज कहते हैं, केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कई बार ये चेंज हमको थोड़ी देर कोई किताब पढ़कर भी मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए किसी की बातें सुनकर मिल जाती हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनकर मिल जाता है, फिर हमारा ब्रेन वही पुरानी स्थिति में आ जाता है। हमें थोड़ी देर के लिए लगता है चेंज आएगी या मैं इस काम को कल से करूँगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे, शांत स्वभाव से बैठेंगे। जब हमको कोई गहरा दर्द देता है और उससे हमें ग्रीफ मिलता है या किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी या हमें कोई बहुत बड़ा लाभ मिला, उस समय फिर एक बदलाव होता है या फिर वही थॉट जो आपने थोड़ी देर पहले लिया था उसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, परसिस्टेंस हैं आप उसके लिए। वो थॉट बार बार आपको आ रहा है या कोई व्यक्ति आपको एक ही बात कह रहा है, अगर वो नेगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव है और वो बार बार कही जा रही है, तो अब आपका ब्रेन दूसरा काम करता है कि वो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी से एक कदम आगे निकल जाता है और वो आपके ब्रेन को स्ट्रक्चरल चेंज देता है। यानी कि आपका ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को परमानेंटली या लंबे समय तक चेंज कर लेता है। जैसे आपने एक
बाल को बहुत दिनों तक दबाए रखा। जो रबर की थी या प्लास्टिक की, आपने उसे मौका नहीं दिया बाहर आने का प्रेशर से, और आपने उसे प्रेशर दिए रखा, तो आप पाएंगे उसकी शेप बदल जाती है। इसे हम स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और एक खूबसूरत चीज़ है, उसे भी समझ लीजिएगा। एक होती है तीसरी न्यूरोप्लास्टिक चेंज, का नाम है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। इसका मीन्स ये है कि जैसे किसी आदमी को जब पैरालिसिस हो जाता है और उसका दाहिना हाथ, दाहिना पैर उस अटैक के बाद काम नहीं करता, तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट तब क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस कराते हैं। और आप ये मानते हैं, आप ये सोचते हैं कि उसके हाथों की प्रैक्टिस हो रही है, उसके पैरों की प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, जब वो हाथों की प्रैक्टिस कर रहा है घुमाने की, इसको डॉक्टर उसकी हेल्प कर रहा है, या वो भी अपनी एक्सरसाइज कर रहा है किसी फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर में जाकर, और उस एक्सरसाइज को वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो बेसिकली पैरालिसिस में क्या हुआ था कि उसकी ब्रेन में वो पार्ट डैमेज हो गया था जो उसके दाहिने हाथ को, दाहिने पैर को कंट्रोल करता है, वो डैमेज हो गया था। इसलिए उसके हाथों, उसके पैरों का कंट्रोल उसके पास नहीं रहा, क्योंकि माइंड के पास तो अब वो पार्ट ही नहीं है। जब वो पार्ट डैमेज हो चुका है और बार बार डॉक्टर उसको प्रैक्टिस करवाता है, तो यहाँ से एक चीज़ बहुत मिरेकुलस होती है। ये भी एक चमत्कार है कि जैसे जैसे उसकी बॉडी में इस एक्सरसाइज को कराया जाता है, तो उसका ब्रेन इन एक्शंस के लिए जो अब तैयार किए जा रहे हैं डॉक्टर के द्वारा, उनको आपका ब्रेन एक स्पेशल एरिया अलॉट कर देता है कि चलो ये पैटर्न मैं आपके ब्रेन में यहाँ पर डाल देता हूँ, और फिर आपका ब्रेन उन अंगों को हेल्प करने लगता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही एरिया वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है, यानी कि वहाँ पर एक और तरह से स्ट्रक्चरल परिवर्तन होता है, पर वो आपके फंक्शन के लिए होता है। यानी कि पहले आपने बॉडी से फंक्शन किया और आपने ब्रेन की बॉडी के ऊपर ही इम्प्रिंट डाल दिया। साइंटिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने एक बार कुछ बंदरों को लिया और उनको एक मशीन के साथ एडजस्ट कर दिया, उनके हाथ को, और वो मशीन एक प्रकार से उनके हाथों को मूवमेंट दे रही थी, जो मूवमेंट कभी बंदर नहीं करते। एक समय के बाद जब उनके ब्रेन को स्कैन किया गया, तो पाया गया कि उनके ब्रेन के पास सारे पैटर्न वही थे जिनके द्वारा उन एक्शन को वो इजीली कर रहे थे। इसे हम फंक्शनल या स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज कहते हैं। अब एक चीज को और हम समझ लेते हैं, न्यूरो वायरिंग फायरिंग, यानी कि फायरिंग और न्यूरॉन्स और वायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। अब आप इस तरह से समझिए कि जब से आपने इस सेशन को सुनना शुरू किया है, तब से आपके ब्रेन में बहुत कुछ केमिकल बदल चुका है, और अगर आपने इस सेशन को पूरी मस्ती के साथ एंजॉय किया है, तो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेज आ भी चुके हैं। और अगर इसके बारे में यह कहूँ कि आप इस एक्सरसाइज को छोड़िएगा मत, नहीं तो फिर वही शेप आ जाएगी उस ब्रेन की जो मैं आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ, और फिर वही डिप्रेसिंग वर्ड फिर बाहर मिलेगा, और ये बाहर की दुनिया इल्यूजन से भरी है। जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी हमारे रोल मॉडल हैं, जीनियस हैं,
ट्रांसफॉर्मर हैं वो एक ही बात को सब कहते हैं कि दुनिया में ये बहुत बड़ी माया है, इससे बचना, यानी कि इल्यूज़न है। इस दुनिया में इतना अट्रैक्शन है कि ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं, इस दुनिया में लोग आपस में बात करते हैं, आपको तनाव देते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, वो इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं, पेनफुल, पर आपके कानों को पता नहीं कहाँ से वो अट्रैक्टिव लगती हैं हम लोगों को, कि हम फिर उसी दुनिया में जाकर उलझ जाते हैं और फिर वो ब्रेन धीरे धीरे एक शेप ले लेता है, फिर वो वही का वही चला जाता है और फिर आप क्या कहेंगे, मैंने बड़ी कोशिश की थी पर मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं आया। ये कोशिश एक दिन की नहीं है। जिस तरह से आपकी बॉडी हर सेकंड 10 करोड़ जी हाँ 10 करोड़ नई सेल्स को पर सेकंड पैदा कर लेती है और 10 करोड़ की बेकार की सेल को मार लेती है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिस तरह से आपका हार्ट हर रोज़ 1 लाख बार धड़कता है, जैसे आपकी हर एक कोशिका, हर एक सेल में हर सेकंड 1 लाख रासायन केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, हर सेकंड 60 ट्रिलियन बॉडी सेल्स में। और अगर इसे आप 24 घंटे से गुणा कर दें और मल्टीप्लाइड बाई अपने 100 साल से, इतनी रासायनिक क्रिया आपका माइंड लेकर अगर चल सकता है, तो आपको ये छोटे से मिरेकल नहीं दे सकता है। इतनी सी बात है कि जो चीज़ आपकी बॉडी में चल रही है, हर रोज़ आपका लीवर 500 से ज़्यादा काम करता है आपके लिए, बिना रुके, बिना थके। आपके लंग्स अपना काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक इम्प्रिंट आपको ऊपर वाले ने दिया है, नेचर ने दिया है, इसीलिए वो कर रहा है। पर उसने ये भी कहा है आपसे कि बाकी चीज़ों को आप कर लो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब न्यूरॉन्स फायरिंग एंड वायरिंग को समझते हैं, वो भी इसी का पार्ट है, पर अप्रोच अलग अलग हो जाती है ना समझने के लिए। अब हम इसे न्यूरॉन से समझते हैं। जो आपकी ब्रेन सेल्स है उनका नाम न्यूरॉन्स होता है, और वो जब आप पैदा होते हैं तब आपके करीब 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स आपको दी जाती हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर 82 GB का स्पेस होता है। तो अब आप कैलकुलेट करिए कि आपके पास कितना स्पेस है। और हाँ, आपकी बॉडी नए न्यूरॉन्स पैदा करती रहती है, और ये सब क्रिया स्वतः ही चलती रहती है। जैसे जैसे आप क्रिएटिविटी आप सोचते रहते हैं, वैसे वैसे यह कार्य करती रहती है। और अब आप जब ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो सोचिए अब आप अपने न्यूरॉन्स की कितनी वृद्धि कर रहे हैं। इसे साइंस में न्यूरोजेनेसिस भी कहा जाता है, और अगर आप इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो न्यूरो डीजनरेटिव जो डी स्कैन है, जैसे पार्किंसन, एल्जाइमर जैसी बीमारियां के लिए आप शिकार हो जाते हैं, डिमेंशिया जैसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। माइंड की वो भूलने लगते हैं, और थोड़े दिन बाद वो अपने एक्शन को ही भूलने लगते हैं। माइंड इवन ये भी भूल जाता है कि चलना कैसे होता है, हाथ कैसे खड़ा किया जाता है, और वो बेड रिडन वेजिटेबल स्टेट में आ जाते हैं। अब हम न्यूरॉन्स फायरिंग को समझते हैं। हमारे ब्रेन में 100 बिलियंस के करीब न्यूरॉन्स हैं, और जब भी आप एक थॉट को जनरेट करते हैं डीपली, इसीलिए सेशन के अंदर
लंबे समय तक डीप ट्रांस में रखा जाता है। इसीलिए रखा जाता है कि आपका माइंड ट्रेंड किया जाता है लॉन्ग ट्रांस के लिए। आपकी ब्रेन में जैसे ही ये थॉट आ रहा है कि आई एम कनेक्टेड, और ये फेथ बन रहा है, ये एनर्जी बन रही है कि अब मैं साथ बैठा हूँ गॉड ऑफ मिरेकल के, या उस पावर के अब मैं सीख कर रहा हूँ, अब मुझे मिल रहा है। और रेगुलरली ये आपको डीप और डीप ट्रांस में ले जा रहा है। मैं बाहर आपको निकलने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ और सोचने का मौका नहीं दे रहा हूँ। और उस समय न्यूरॉन्स में थॉट गया और उस न्यूरॉन्स ने दूसरे न्यूरॉन्स के साथ बात करी और अपने थॉट को दूसरे न्यूरॉन्स को दिया। इस मोमेंट को फायरिंग कहते हैं। अगर ये थॉट कमज़ोर हुआ तो ये फायरिंग टूट जाएगी, और अगर ये थॉट बार बार यहाँ फायरिंग करते रहे तो ये यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से वायरिंग बना लेंगे। इस थॉट से ये पूरा का पूरा ये न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से मिलेगा और आपके पूरे माइंड में केमिकल ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल चेंज आएगी। ये अब इनकी ये वायरिंग बन गई। आपने कहा ठीक है, अब मेरी वायरिंग बन गई है, पर क्या आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा? कभी हमारे अंदर एक माइलिन नाम का एक हार्मोन होता है, ये हमारे लिए मिरेकल प्रोडक्ट होता है। समझिए माइलिन कैसे काम करता है। ये वायरिंग आपने बना दी, न्यूरॉन्स आपके बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए। और अभी भी एक चीज़ है, जब आप इस वायरिंग को बार बार दोहराते हैं, यानी कि बार बार आप अपने रिलूट को करते हैं, कर रहे हैं, बार बार आप अपने में जा रहे हैं, या एक इंटरवल के बाद के साथ फिर आप जुड़ेंगे। कहने का मतलब है जब आप बार बार इस क्रिया को जब आप करते हैं तो वायरिंग तो मजबूत होगी ही, इसके अंदर एक इंसुलेशन आ जाएगा। जिस तरह से कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन आ जाता है, जिससे आपके ऊपर एक इलेक्ट्रिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है, जिस तरह से इंसुलेशन करंट या एनर्जी लीक होने से बचाता है, बस यही चीज़ माइलिन के साथ होती है। ये आपके बिलीव को और आपकी लर्निंग तो आपने है मजबूती के साथ की है। जितनी बिलीव में या लर्निंग में स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, उतनी ही माइलिन आपका मजबूत होगा। इस बात को आप समझ लें। हमारे देश में जो रिच लोग हैं उनकी माइलिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यही वजह है कि वो लोग इतने सक्सेस हैं। अब आप कुछ देर के लिए शांत बैठेंगे। मैं आपके लिए एक बार दिल से प्रार्थना करता हूँ कि चमत्कारी शक्तियाँ आपके सपनों को साकार करें। और अब हम इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। फिर एक नए सेशन के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।